जब हम 18-19 साल के या 20 साल के होते हैं इनिशियल 20s में, तो 11th-12th क्लास जब हम लोग का ख़त्म होने वाला होता है, तो हमें पता है कि इसके बाद की लाइफ जो है वो जस्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है। मतलब जो भी हम करेंगे इसके बाद, उसके बाद ही हमारा लाइफ कैसा होने वाला है वो डिसाइड करेगा। ठीक है? तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 19 साल या 20 साल या 18 साल की कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं। और एज़ अ एमबीबीएस स्टूडेंट मैं मेनली नीट एस्पिरेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस फेज़ से गुज़र चुका हूँ कि प्रिपरेशन टाइम में बच्चों की मेंटालिटी जो होती है 18-19 साल में जो होते हैं, उनकी क्या होती है और वो कितना ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ करते हैं या सोचते हैं, और एक्चुअली में क्या मेंटल स्टेट होता है उन लोगों का, और उससे क्या कैसे ओवरकम करना चाहिए। ऑब्वियसली जो मेंटल प्रेशर वो हो रहा है वो सराउंडिंग की वजह से हो रहा है, पेरेंटल प्रेशर की वजह से हो रहा है, स्कूलिंग जैसा हुआ है उनका उसके वजह से हो रहा है, या जो उनके उनसे जो अपेक्षाएं रखी गई हैं उसके वजह से हो रहा है। तो ये कॉमन है, मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ। मैं भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचता था कि क्या होगा लाइफ में आगे, क्या करूँगा, ये क्या मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो एट द एंड मैं उस फेज से निकल चुका हूँ। तो ओवर थिंकिंग जैसा जो पार्ट था मेरे लाइफ का, वो आज एक तरह से मान लो ख़त्म हो चुका है। तो मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा बताने का कि ओवर थिंकिंग कैसे दूर कर सकें अपने मेंटल स्टेट से, या उसको ओवरकम कैसे करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीट एस्पिरेंट्स या जेई एस्पिरेंट्स जो स्पेशली उस एज ग्रुप में है जो तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते पहला जो साल होता है जिस ईयर में वो 12th पास आउट कर रहे हैं, उस साल में तो उनका मेंटल स्टेट क्लियर होता है कि दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर अ मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीट के लिए, या दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जेई मेंस और एडवांस। तो जिसकी वजह से उनका फोकस क्लियर होता है, वो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते करते अपनी तैयारी कंप्लीट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है स्पेशली जब फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होना, उसके बाद का मेंटल स्टेट थोड़ा बहुत बिगड़ने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था कि जब मैं पहली बार तैयारी कर रहा था, तो पहली बार मेरे दिमाग में कुछ और चलता नहीं था। मैं बस ये सोचता था कि मेरे को मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए, जिसके बाद मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, जैसा मुझे लगता था उस टाइम पे, जैसा सबको लगता है अभी 11th-12th करते समय या कंपटीशन एग्ज़ाम करते समय कि लाइफ सेट हो जाएगी मेडिकल कॉलेज या किसी भी कॉलेज में सीट पाने के बाद। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने लगी। ख़राब इन द सेंस कि मेरा अपने आप से थोड़ा सा भरोसा उठ गया, बिकॉज मैं अपने स्कूल में वो बच्चा था जो कह सकते हैं कि टॉप करता था, टॉप 5 में आता था, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता था मैं, और मेरे लाइफ में पढ़ाई के अलावा ज़्यादा कुछ होता भी नहीं था। लेकिन जब पहली बार जब फेलियर मिला, क्योंकि उसके पहले फेलियर जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि जब पहली बार फेलियर मिला उसके बाद स्टार्ट हुआ ये सोचना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। सबसे पहला दिमाग में किसी स्टूडेंट में के यही आता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, और जब ये हिट करता है दिमाग में कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसको इसी बात का होता है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगता है। तो सबसे पहली बात ये करनी है कि अपने स्कूल के करिकुलम में जितना भी तुमने पढ़ाई किया है, एकेडमिक्स में जितनी पढ़ाई की है, उसके बेसिस पे अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कंपेयर ना करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर ना करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और उनका एग्ज़ाम पेपर या उनका पैटर्न इज़ मच मोर डिफरेंट दैन द एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक्स में तुम बहुत अच्छा कर रहे होगे और दैट इज़ अ गुड थिंग, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा सा ख़राब करना ये डिसाइड या ये प्रूफ नहीं करता कि तुम बहुत ख़राब स्टूडेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि तुम ख़राब स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए। पहली बात ये है। दूसरी बात कि तुम्हें अपने प्रिपरेशन फेज़ में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि बच्चे, मैं अपने टाइम पे भी, अभी तो मैं ये बात बोल पा रहा हूँ क्योंकि आई एम इन द मेडिकल कॉलेज,
लेकिन ये सबसे ज़्यादा चलता है कि बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। एंड ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिविटी को ही प्रमोट करता है। ओवर थिंकिंग तुम सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में ही कर रहे होगे, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग शायद ही कोई करता होगा या नहीं ही करते हैं। तो ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, तुम किसी कंडीशन में अपने आप को रख रहे हो जो शायद ही कभी होने वाला है या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम अभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो किसी सब्जेक्ट का, लेट्स से फिजिक्स का, और तुम उस लेट्स से फिजिक्स में तुम्हारा थोड़ा सा कमजोर हो तुम, ठीक है, तो तुमने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया है उसी अकॉर्डिंग कि फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि क्या पता फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाए जिससे कि मेरा फिजिक्स एकदम ना कर पाऊँ, तो मैं क्या करूँ, फिजिक्स की तैयारी करूँ अच्छे से या बाकी दोनों सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करूँ। ये हो गया ओवर थिंकिंग। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो पैटर्न होता है नीट एग्जाम का, उसमें सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत कभी कभार किसी पार्ट को ज़्यादा टफ कर दिया जाता है, किसी पार्ट को थोड़ा सा कम टफ कर दिया, ईजी कर दिया जाता है। तो तुम्हें नहीं पता होगा कि कौन सा पार्ट ज़्यादा टफ होगा। तो अभी तुम अगर सोचने लग जाओ कि फिजिक्स का पार्ट बहुत ज़्यादा टफ बन गया तो मैं क्या करूँगा, इससे तुम्हारा प्रिपरेशन कैसे करोगे तुम, फिर तुम्हारा प्रिपरेशन पे बैड इम्पैक्ट ही पड़ेगा। ओवर थिंकिंग तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा रहा है, ओवर थिंकिंग तुम्हारे प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है कि तुम उसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हो। ओवर थिंकिंग तुम्हारे प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा अवॉइड कर रहा है कि तुम बस लेटे लेटे ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जबकि तुम्हें एक्चुअली में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग की वजह से तुम ये सोचते चले जा रहे हो कि मेरा सिलेक्शन अगले साल होगा कि नहीं होगा, जिसके वजह से मैं पढ़ाई करूं कि नहीं करूं। लेकिन तुम्हें पता है कि सिलेक्शन या इस कॉम्पिटिटिव फेज को कंप्लीट करने के में सिर्फ एक ही काम कर सकते हो तुम, वो है पढ़ाई, ठीक है। तो तुम्हें एक्चुअली में अपने मेंटल स्टेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और सोचना कम करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्पेशली नीट और जेई में, जेई का मैं ज़्यादा कुछ नहीं उसमें ऐड कर पाऊंगा, लेकिन नीट एग्ज़ाम में मुझे तो लगता है कि ज़्यादा सोचने वाली बात तो होती नहीं है। तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तुम 3 सब्जेक्ट को जितने अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे और जितनी बार पढ़ पाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो सोचने के वजह से तुम्हारा वो प्रिपरेशन फेज खराब हो रहा है। सॉल्व कैसे करना है इस बात को, ओवर थिंकिंग कम कैसे करनी है, सबसे पहला काम ये करना है, जो सब्जेक्ट्स तुमको पढ़ने हैं उनको सामने रखो, टेबल को क्लीन रखो, कुर्सी पे बैठ के पढ़ो। और कोई भी कोचिंग या किसी भी प्रिपरेटरी कोचिंग से तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उनके साथ चलते चले जाओ, उनसे बहुत आगे बढ़ने की कोशिश भी ना करो या उनसे लैग भी ना करो। जो वो पढ़ा रहे हैं उनके साथ चले जाओ। सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम अपने आप को खुश रखो, तुम हर वो काम करो जिससे तुमको खुशी मिल रहा है उस प्रिपरेटरी फेज में। अब मुझे लगता है कि जब तुम तैयारी कर रहे हो और तुम स्टार्टिंग से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हो तो दिन का 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करना इनफ होता है। जो तुम कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो उसको भी काउंट कर लो, तो उसके अलावा सेल्फ स्टडी अगर तुम 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो तो मुझे लगता है वो इनफ है। अगर सारा कुछ मिला ले तो 10-12 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अलावा तुम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है करना वो करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें वर्कआउट करने से रिलैक्सेशन मिल रहा है तो वर्कआउट करो, तुम्हें गाने सुनने से अच्छा लग रहा है, फैमिली के पास बैठना स्टार्ट कर दो, फैमिली से बातें करो। एकदम अपने आप को पूरी तरह से कट आउट मत कर दो, क्योंकि पूरी तरह से कट आउट करना ही बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसके वजह से तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो सिंपल सा आंसर ये है कि अपने आप को खुश रखना स्टार्ट कर दो और अपने दिमाग को बिजी रखना स्टार्ट कर दो। बिजी कैसे रखोगे, सबसे पहला काम तुम्हें पढ़ाई करनी है। तुम्हारा मेन प्रायोरिटी तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए और तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो जितना तुम्हारा पढ़ाई का शेड्यूल है, तुम पढ़ाई का शेड्यूल अपना कंप्लीट करने के बाद जो तुम्हें अच्छा लगता है थोड़ा बहुत उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, जिसके वजह से तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा बिजी रहेगा और अपने आप को उनको खुशी मिलती रहेगी। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता था पहले
फिर धीरे धीरे जब समझ में आने लगा कि पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई करना और उसके अलावा कुछ और मतलब दिमाग में लाना ही नहीं, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ये तुमको लगता होगा कि तुम मोटिवेटेड फील करोगे जिसके वजह से तुम पढ़ाई करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे, कुछ और नहीं सोचोगे तो तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा। बट तुम्हारा जो मेंटल प्रेशर है इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम वो पढ़ाई फिर कर नहीं पाओगे जो तुम्हें करनी चाहिए। तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइम पे जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें संडे को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तुमको रिलैक्स करना है, तो इजी सब्जेक्ट्स पकड़ लो। पर संडे को सिर्फ बायोलॉजी जो कि बहुत इजी लगता है वो पढ़ के तुम अपने आप को रिलैक्स रखो उस दिन। तो अपने आप को जितने तरह से खुश रख पाओ उतनी तरह से खुश रखो और फैमिली के साथ टाइम बिताओ। दिस इज ऑल मेरे ख्याल से। और ज़्यादा क्या ही बोलना। अपने आप को बहुत ज़्यादा जज मत करो किसी भी पॉइंट को लेकर के, क्योंकि तुम अभी सीख ही रहे हो इस एज में। तुमने जितना अपना प्रीवियस लाइफ जिया है उसे तुमने सीखा है, उसी को तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो अपने आप को जज करना बंद करो और पढ़ाई करते हुए चलो, और एट द लास्ट इट विल बी गुड। और एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स। जो तुम सीख रहे हो इस बीच में, दैट ऑल्सो मैटर्स। उससे भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो बी हैप्पी एंड मूव towards the goal that you want to achieve. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.